नमस्कार और स्वागत है इस खास चर्चा में। आज हम नासिम निकोलस तालेब की बहुत ही मशहूर किताब द ब्लैक स्वान के शुरुआती हिस्सों पर बात कर रहे हैं। हाँ, मतलब पहले 3 अध्याय। जी हाँ, पहले 3 अध्याय। ये किताब उन बड़ी अप्रत्याशित घटनाओं के बारे में है, जो दुनिया बदल देती हैं। और ये भी कि हम इंसान कैसे उन्हें समझने में अक्सर चूक जाते हैं। या शायद घटना होने के बाद ही समझ पाते हैं ना। बिल्कुल। बाद में सब आसान लगता है। तो हमारा मकसद है इन शुरुआती अध्यायों के जो खास विचार हैं उन्हें पकड़ना। ये ब्लैक स्वान आखिर है क्या भला, और ये हमारी सोच, हमारे ज्ञान की सीमाओं के बारे में क्या बताता है। चलिए इसे खोलना शुरू करते हैं। जरूर। और हम ये भी देखेंगे कि कैसे तालिब अपने खुद के तजर्बों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे लिबनान का गृह युद्ध। हाँ, वो तो बहुत अहम हिस्सा है। हाँ, ये दिखाने के लिए कि दुनिया कितनी अनप्रिडिक्टेबल है और हम कैसे अक्सर चीजों को आसान बनाने की कोशिश करते हैं, खासकर पीछे मुड़कर देखते हुए। और हाँ, वो 2 अलग तरह की दुनियाओं की बात भी करते हैं, मीडियोक्रिस्तान और एक्सट्रीमिस्तान। बड़े दिलचस्प कॉन्सेप्ट्स हैं ये। हाँ, उन पे जरूर बात करेंगे। तो शुरुआत होती है लेखक के लेबनान में बड़े होने के अनुभव से। जी। वो बताते हैं कि कैसे लेबनान, खासकर बेरूत, सदियों से ऐसी जगह मानी जाती थी जहां अलग-अलग संस्कृतियां, धर्म सब मिलकर रहते थे। मतलब एक तरह का शांत स्वर्ग। हाँ, लेवेंटाइन इलाका। वो कहते हैं कि हजारों साल से एक तरह का स्थिर संगम था वहां। उनके अपने परिवार में भी ग्रीक ऑर्थोडॉक्स और दूसरे समुदायों के बीच पीढ़ियों से शांति थी। लेकिन तालिब कहते हैं कि लोग इस स्थिरता को फॉर ग्रांटेड ले रहे थे। बिल्कुल। उन्हें अचानक ये नेशन स्टेट का जो विचार है वो हावी हो गया। ईसाइयों ने मान लिया कि उनका हल्का बहुमत हमेशा रहेगा, ये देखे बिना कि जन्म दर किसकी ज्यादा तेजी से बढ़ रही थी। और फिर क्या हुआ? फिर अचानक बस यूं ही सब कुछ बदल गया। कुछ गोलियां चली, कुछ मोटार गिरे, और देखते ही देखते वो जो स्वर्ग था वो नरक बन गया। एक भयानक गृह युद्ध। हाँ, और वो भी कोई छोटा मोटा नहीं, करीब 17 साल तक चला। इसे ही तालिब कहते हैं कहीं से टपका ब्लैक स्वान। ये ब्लैक स्वान की परिभाषा क्या है फिर उनके हिसाब से? देखिए, 3 मुख्य बातें हैं। पहली चीज, ये घटना बिल्कुल अप्रत्याशित होती है, आउटलायर जिसे कहते हैं। कोई सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा होगा। दूसरी, इसका असर बहुत बड़ा, जबरदस्त होता है, एक्सट्रीम इम्पैक्ट। ठीक है। और तीसरी, जो शायद सबसे दिलचस्प है, घटना होने के बाद हम इंसान उसे ऐसे समझाने लगते हैं मानो ये तो होना ही था। अच्छा। जैसे कि इसके कारण तो पहले से मौजूद थे। हाँ बिल्कुल, हम पीछे देखकर कहानी गढ़ लेते हैं। तालिब ने खुद देखा कि कैसे वही लोग जो कल तक सहनशीलता की मिसाल दे रहे थे, रातों रात दुश्मन बन गए, वहशी बन गए। ये वाकई चौंकाने वाली बात है। और इसी अनुभव से तालिब हमें बताते हैं कि इतिहास को समझने में हम अक्सर 3 तरह के धोखे खाते हैं। हाँ, वो इसे ट्रिपलेट ऑफ ओपेसिटी कहते हैं। मतलब 3 पर्दे हैं जो हमारी समझ पर पड़े रहते हैं। पहला कौन सा है? पहला है समझने का भ्रम, इल्यूजन ऑफ अंडरस्टैंडिंग। मतलब हमें लगता है कि हमें पता है दुनिया में क्या चल रहा है, क्या होने वाला है, जबकि असलियत कहीं ज्यादा उलझी हुई है या शायद रैंडम है। बिल्कुल। जैसे लेबनान युद्ध के दौरान उनके घर के बड़े बूढ़े सब यही कहते रहते थे, अरे बस कुछ दिन की बात है, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन वो कुछ दिन 17 साल खींच गए। हाँ, और तालिब ये भी बताते हैं कि जो लोग देश छोड़कर चले जाते हैं वो भी अक्सर इसी भ्रम में जीते हैं। सोचते हैं बस कल वापसी होगी, परसों वापसी होगी, भले ही सालों दशकों बीत जाएं। ये बात तो है। अच्छा, दूसरा धोखा? दूसरा है पीछे देखकर चीजों को आसान बना देना, रेट्रोस्पेक्टिव डिस्टॉर्शन। जब कोई घटना हो जाती है, हम पीछे मुड़कर देखते हैं और हमें लगता है कि अरे ये तो बड़ा सीधा साधा मामला था। हाँ, इसके कारण तो साफ दिख रहे हैं। इतिहास की किताबें पढ़कर ऐसा ही लगता है मानो सब कुछ एक तयशुदा कहानी की तरह एक लॉजिकल सीक्वेंस में हुआ, जैसे सब कुछ प्लान्ड था। बिल्कुल। तालिब ने इसका अनुभव किया जब उन्होंने विलियम शिरर की बर्लिन डायरी पढ़ी। शिरर ने अपनी डायरी में चीजों को वैसे ही लिखा जैसे वो घट रही थी, बिना ये जाने कि आगे क्या होने वाला है। तो उसमें क्या अलग था? उसमें पता चलता है कि दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत में किसी को अंदाजा ही नहीं था कि आगे क्या होगा। लोग कंफ्यूज थे, घबराए हुए थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। लेकिन बाद में जब इतिहास लिखा गया तो सब कुछ बड़ा तार्किक और जरूरी लगने लगा, जैसे हिटलर का उभार तो होना ही था। अच्छा, तो ये फर्क है असलियत और बाद में गढ़ी गई कहानी का। सही कहा। और तीसरा धोखा, वो क्या है? तीसरा है तथ्यों
और विशेषज्ञों पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करना, खासकर तब जब वो चीजों को साफ सुथरे डग्गों या श्रेणियों में डालने की कोशिश करते हैं। इसी तालिब प्लेटोनिफाई करना कहते हैं ना? हाँ बिल्कुल, मतलब दुनिया की असली जटिलता, उसकी गंदगी को अनदेखा करके उसे सरल किताबी श्रेणियों में बांट देना, जैसे कोई नक्शा जो असल इलाके की उबड़-खाबड़ जमीन को दिखाता ही नहीं। इसका कोई उदाहरण दिया उन्होंने? हाँ, वो अपने दादा का उदाहरण देते हैं। उनके दादा बड़े सरकारी अफसर थे, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री वगैरह रहे, लेकिन तालिब ने देखा कि भविष्य का अंदाजा लगाने में वो अपने ड्राइवर मिखाइल से बेहतर नहीं थे। सच में? ड्राइवर से बेहतर नहीं, हाँ। ड्राइवर बस कहता था भगवान जाने, जबकि दादाजी हमेशा कुछ न कुछ विश्लेषण करते रहते थे। ये तो बड़ी दिलचस्प बात है, मतलब ज्ञान और जानकारी की कीमत पर ही सवाल उठ गया। बिल्कुल, ये बहुत गहरी बात है। जो लोग बहुत पढ़े लिखे होते हैं, विशेषज्ञ होते हैं, उन्हें अक्सर लगता है कि वो आम लोगों से, जैसे कैब ड्राइवरों से ज्यादा जानते हैं। इसे तालिब ज्ञान का घमंड कहते हैं। लेकिन जब भविष्यवाणी की बात आती है, तब वो बेहतर साबित नहीं होते। कम से कम कैब ड्राइवर को ये तो पता होता है कि वो विशेषज्ञ नहीं है। और लोग कैसे तथ्यों के पीछे भागते हैं, हर अखबार पढ़ना, हर खबर सुनना, मानो अगली जानकारी से सब कुछ साफ हो जाएगा। हाँ, पर अंत में हाथ कुछ नहीं लगता, क्योंकि जो जरूरी जानकारी है वो शायद अभी मौजूद ही नहीं है, या वो शोर में दबी हुई है। हाँ, ये वाकई सोचने वाली बात है। तालिब ने ये भी नोट किया कि कैसे पत्रकार और जानकार लोग एक जैसे विश्लेषण, एक जैसी श्रेणियों के पीछे भागते हैं। हाँ बिल्कुल, इससे असलियत और सरल हो जाती है और एक तरह का मानसिक संक्रमण फैलता है। जैसे? कोई उदाहरण? जैसे लेबनान को अचानक मध्य पूर्व का हिस्सा मान लेना, जबकि तालिब कहते हैं कि सांस्कृतिक रूप से वो यूरोप के ज्यादा करीब था। या फिर राजनीतिक विचारों का अजीब तरह से गुच्छा बन जाना। मतलब जैसे जो गर्भपात के अधिकार का समर्थक है वो मौत की सजा के खिलाफ भी होगा ही होगा। ऐसा क्यों है? ये विचार तार्किक रूप से जुड़े हुए नहीं हैं, लेकिन वो एक साथ पैकेज में आते हैं। ये तो होता है। ये दिखाता है कि हम कैसे चीजों को सरल बनाने के लिए मनमाने ढंग से बांट देते हैं, और ये खतरनाक हो सकता है। खतरनाक कैसे? क्योंकि इससे हम अनिश्चितता के असली स्रोतों को नजरअंदाज कर देते हैं। आप सोचते हैं कि एक समूह आपका दोस्त है, आप उसे मदद करते हैं, और फिर एक दिन वही समूह आपके लिए खतरा बन जाता है। इतिहास में ऐसे गुच्छे बदलते रहते हैं। ये श्रेणियां पत्थर की लकीर नहीं होती। इसी सोच के चलते तालिब ने अखबार पढ़ना और टीवी देखना ही छोड़ दिया था। हाँ, कहते हैं इससे उनका बहुत समय बचा और वो जानकारी के जहर यानी टॉक्सिसिटी ऑफ इंफॉर्मेशन से बच गए, क्योंकि ज्यादातर खबरें शोर होती हैं, सिग्नल नहीं। और फिर उन्हें वॉटन बिजनेस स्कूल में एहसास हुआ कुशल बाजार के बारे में। हाँ, कि जो जानकारी सबके पास है, पब्लिक डोमेन में है, वो असल में बेकार है। बेकार क्यों? क्योंकि बाजार पहले ही उसे कीमत में शामिल कर चुका होता है। जो खबर लाखों लोग जानते हैं, उससे आप कोई खास फायदा नहीं उठा सकते। असली फायदा उस जानकारी से है जो सिर्फ आपके पास है या जिसे कोई समझ नहीं पा रहा है। अच्छा, और फिर आया 1987 का शेयर बाजार क्रैश। हाँ, एक और बड़ा ब्लैक स्वान। बिना किसी बड़ी खबर के, बिना किसी साफ कारण के बाजार अचानक बुरी तरह गिर गया। एक दिन पहले तक ऐसा सोचना भी पागलपन लगता। और तालिब जो ऐसी ही दुर्लभ और अप्रत्याशित घटनाओं पर दाव लगाते थे, मतलब जो आउटलायर्स पर बेट करते थे, उन्हें एक अजीब सी पुष्टि महसूस हुई कि हाँ, दुनिया वाकई ऐसी ही है, अप्रत्याशित। इसी अनुभव ने उन्हें यूएफयू मनी के महत्व का एहसास कराया। ये क्या चीज है? हाँ। इसका मतलब है इतनी आर्थिक आजादी कि आपको किसी की जी हुजूरी ना करनी पड़े, किसी बॉस की, किसी पब्लिशर की, किसी अथॉरिटी की, ताकि आप अपनी शर्तों पर सोच सकें, लिख सकें। बिल्कुल, आप अपनी मर्जी के मालिक हों। तालिब के लिए ये बौद्धिक स्वतंत्रता की कुंजी है। इसी आजादी के साथ वो एक उल्टा क्वांट बने। उल्टा क्वांट, ये क्या मतलब हुआ? क्वांट वो लोग होते हैं जो गणितीय मॉडल बनाकर बाजार को समझने या भविष्यवाणी करने की कोशिश करते हैं। हाँ, सुना है। तालिब इसका उल्टा करते थे। वो इन मॉडलों की कमजोरियां ढूंढते थे। ये पता लगाते थे कि ये मॉडल कहाँ फेल होते हैं, कहाँ टूटते हैं। अच्छा। कहाँ पर मॉडल असल दुनिया से मेल नहीं खाते। हाँ। उस जगह को वो प्लेटोनिक फोल्ड कहते हैं, जहां वो साफ सुथरा आदर्श मॉडल असल दुनिया की गंदगी, उसकी जटिलता, उसकी रैंडमनेस से मिलता है और बिखर जाता है। वाह, ये तो एकदम अलग नजरिया है। चलिए अब अध्याय 2 पर आते हैं। येवजेनिया क्रास्नोवा की कहानी। ये कौन थी? येवजेनिया एक गुमनाम लेखिका थी।
असल में तो वो न्यूरो साइंटिस्ट थी। अच्छा। हाँ, जिन्होंने अपने वैज्ञानिक विचारों को कहानी के रूप में लिखने का फैसला किया। लेकिन उनका काम किसी खांचे में फिट नहीं बैठता था। मतलब क्या दिक्कत थी? दिक्कत ये थी कि प्रकाशकों को समझ ही नहीं आया कि ये फिक्शन है या नॉन फिक्शन, इसे कौन पढ़ेगा, किस सेक्शन में रखेंगे दुकान में। तो प्रकाशकों ने क्या कहा? सब ने उन्हें मना कर दिया। किसी ने कहा, मैडम आपकी किताब की 10 प्रतियां भी नहीं बिकेंगी। अरे। हाँ, उन्हें सलाह दी गई कि नियमों का पालन करो, किसी एक जानी पहचानी शैली में लिखो। एक संपादक ने तो यहाँ तक कह दिया कि शौकिया लोग अपने लिए लिखते हैं, पेशेवर दूसरों के लिए। सब कंफ्यूज थे। फिर क्या हुआ? उन्होंने लिखना छोड़ दिया? नहीं, उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, अपनी पांडुलिपि वेब पर डाल दी। इंटरनेट पर? हाँ, वहां एक छोटे अनजान प्रकाशक की नजर उस पर पड़ी। प्रकाशक ने कहा कि वो इसे छापेंगे, लेकिन एक शर्त पर। क्या शर्त थी? शर्त ये कि कहानी में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, जैसा लिखा है बिल्कुल वैसा ही छपेगा, और बदले में रॉयल्टी भी बहुत कम मिलेगी। और येवगेनिया मान गई? हाँ, वो मान गई। उन्हें बस अपनी बात कहनी थी। और नतीजा क्या हुआ किताब का? नतीजा, किताब जबरदस्त हिट हो गई। लाखों प्रतियां बिकी, रातों रात सब बदल गया। कमाल है। हाँ, और मजे की बात ये कि वही प्रकाशक जो पहले उन्हें अहंकारी, जिद्दी और मुश्किल बता रहे थे, आप क्या कहने लगे? अब कहने लगे कि वो तो दृढ़ निश्चयी हैं, स्वतंत्र सोच वाली हैं, कमाल की लेखिका हैं। उनकी प्रतिभा अचानक सबको साफ दिखने लगी। मतलब सिर्फ कामयाबी के बाद? बिल्कुल। अब वही प्रकाशक दावा करने लगे कि उन्होंने तो पहली नजर में ही उनकी प्रतिभा पहचान ली थी। ये तो कमाल है। ये बिल्कुल ब्लैक स्वान वाली बात हुई है ना, खासकर कला और साहित्य की दुनिया में। हाँ, रचनात्मक क्षेत्रों में ये बहुत होता है। सफलता मिलने के बाद लगता है कि ये तो होना ही था, ये तो इतनी जबरदस्त किताब है, लेकिन पहले कोई अंदाजा नहीं लगा पाता। सही कहा। ये दिखाता है कि विशेषज्ञों की राय और भविष्यवाणी कितनी खोखली हो सकती हैं, खासकर उन चीजों में जहां सफलता छूत की बीमारी की तरह फैलती है और जहां प्रतिभा का कोई पक्का पैमाना नहीं होता। बिल्कुल। ये हमें सीधे अध्याय 3 के आइडिया पर ले आता है। हाँ, अध्याय 3, जहां तालिब हमें दो बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट से मिलवाते हैं, मेडियोक्रिस्टन और एक्सट्रीमिस्टन। जी। इसकी शुरुआत होती है एक सलाह से जो लेखक को मिली थी। ऐसा पेशा चुनो जो स्केलेबल हो। ये स्केलेबल क्या होता है? स्केलेबल पेशा वो है जिसमें आपकी कमाई आपके काम के घंटों या मेहनत की मात्रा से सीधे तौर पर बंधी नहीं होती। जैसे एक लेखक या संगीतकार, वो एक बार किताब लिखते हैं या गाना रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन उसकी लाखों प्रतियां बिक सकती हैं। वो करोड़ों कमा सकते हैं। उन्हें हर कॉपी बेचने के लिए दोबारा किताब नहीं लिखनी पड़ती। अच्छा, समझा। और नॉन स्केलेबल? नॉन स्केलेबल पेशे वो हैं जहां आपकी कमाई सीधे आपके काम के घंटों से जुड़ी होती है, जैसे एक डेंटिस्ट या एक नाई। हाँ, या एक मालिश करने वाला। उन्हें हर मरीज या ग्राहक के लिए खुद मौजूद रहना पड़ता है और काम करना पड़ता है। वो 1 घंटे में एक ही मरीज देख सकते हैं, 1000 नहीं। तो लेखक को ये स्केलेबल वाली सलाह सुनकर क्या लगा? सुनने में तो बढ़िया लगता है, कम मेहनत ज्यादा कमाई की संभावना। हाँ, उन्हें भी पहले यही लगा। वो कहते हैं कि वो थोड़े आलसी थे, पढ़ना पसंद करते थे, तो उन्हें लगा ये तो मेरे लिए ही है। लेकिन फिर उन्हें एहसास हुआ कि ये सलाह उतनी अच्छी नहीं है जितनी लगती है। इसमें एक पेच है। क्यों? इसमें क्या दिक्कत है? दिक्कत यह है कि स्केलेबल पेशे बहुत ही ज्यादा प्रतिस्पर्धी होते हैं। अच्छा। और इनमें भयानक असमानता होती है। कुछ गिने चुने लोग ही सारी मलाई खा जाते हैं। विनर टेक ऑल। हाँ, बिल्कुल। विजेता सब कुछ ले जाता वाली स्थिति। और बाकी ज्यादातर लोगों को लगभग कुछ नहीं मिलता। सोचिए, कितने लोग एक्टर बनना चाहते हैं और कितने असल में स्टार बनते हैं। बात तो सही है। और ये पेशे बहुत ज्यादा किस्मत या संयोग पर निर्भर करते हैं। आप बहुत टैलेंटेड हो सकते हैं, पर जरूरी नहीं कि कामयाब हों। इस दुनिया को तालिब कहते हैं एक्सट्रीमिस्तान। एक्सट्रीमिस्तान, ठीक है। यहाँ या तो आप बादशाह होते हैं या भिखारी। मोटे तौर पर? हाँ, बीच का रास्ता बहुत कम होता है। या तो दिग्गज होते हैं या बौने। और नॉन स्केलेबल पेशे वो कहाँ आते हैं? वो आते हैं मीडियोक्रिस्तान में। मीडियोक्रिस्तान, हाँ, यहाँ चीजें ज्यादा औसत होती हैं। यहाँ हर कोई पाई का छोटा मोटा टुकड़ा पा लेता है। आय ज्यादा अनुमानित होती है, असमानता बहुत कम होती है। जैसे एक डेंटिस्ट दूसरे से 1000 गुना ज्यादा नहीं कमा सकता। हाँ, शायद 10 गुना कमा ले, पर 1000 गुना या लाख गुना नहीं। यहाँ औसत इंसान का औसत का महत्व होता है। इसलिए तालिब कहते हैं कि अगर आपको स्थिरता चाहिए तो शायद नॉन स्केलेबल पेशा चुनना बेहतर है, क्योंकि वो कम बेतरतीब है। टेक्नोलॉजी ने इसे कैसे बदला है, स्केलेबिलिटी को? टेक्नोलॉजी जैसे रिकॉर्डिंग, प्रिंटिंग प्रेस, इंटरनेट, इन्होंने स्केलेबिलिटी और असमानता को आसमान पर पहुंचा दिया है। कैसे? सोचिए, व्लादिमीर हॉरोविट्स महान पियानो वादक थे,
अब मर चुके हैं, लेकिन आज भी उनके रिकॉर्ड किए गए संगीत की वजह से कोई जिंदा स्थानीय पियानो वादक जो शायद अच्छा बजाता हो, उसे काम मिलना मुश्किल हो सकता है। हाँ, क्योंकि लोग हॉरोविट्ज को सुन सकते हैं। बिल्कुल। या जेके राउलिंग को, उन्हें हर बार किसी के पढ़ने के लिए हैरी पॉटर दोबारा नहीं लिखनी पड़ती। अक्षर और छपाई ने विचारों और कहानियों को अनंत बार दोहराने लायक बना दिया। इससे कुछ लेखकों को बाकियों पर जबरदस्त बढ़त मिल गई। हाँ, ये है एक्सट्रीमिस्तान की ताकत। तो ये मीडियोक्रिस्तान और एक्सट्रीमिस्तान का फर्क सिर्फ पेशों तक ही सीमित नहीं है, ये रैंडमनेस यानी संयोग या बेतरतीबी को समझने का भी तरीका है। बिल्कुल, ये दो अलग तरह की रैंडमनेस को दिखाता है, दो तरह की दुनियाएं। कैसे? मीडियोक्रिस्तान में जैसे इंसानी कद, वजन, रोजाना कैलोरी खाना कोई एक अकेला उदाहरण पूरी तस्वीर को ज्यादा नहीं बदलता। ठीक है। अगर आप एक स्टेडियम में 1000 लोगों को इकट्ठा करें और फिर दुनिया के सबसे भारी इंसान को भी ले आए, तो भी वो कुल वजन का एक छोटा सा हिस्सा ही होगा, औसत ज्यादा नहीं बदलेगा। यहाँ आप एक बड़े सैंपल से औसत का भरोसेमंद अंदाजा लगा सकते हैं। जैसे जैसे आप ज्यादा लोगों को नापते हैं, आपका ज्ञान बढ़ता जाता है, चीजें ज्यादा अनुमानित होती हैं। इसे गॉशियन या बेल कर्व वाली दुनिया कह सकते हैं। और एक्सट्रीमिस्तान में? एक्सट्रीमिस्तान में जैसे दौलत, किताबों की बिक्री, शहरों की आबादी, किसी वेबसाइट पर हिट्स, युद्ध में मौतें, यहाँ एक अकेला उदाहरण पूरी बाजी पलट सकता है। जैसे? उसी स्टेडियम में 1000 लोगों के साथ बिल गेट्स को खड़ा कर दीजिए। हाँ। तो स्टेडियम की लगभग सारी दौलत, शायद 99.9% अकेले बिल गेट्स की होगी। अरे हाँ। यहाँ औसत का कोई मतलब नहीं रह जाता। आप 1000 लोगों को देखकर भी अगले आदमी की दौलत का अंदाजा नहीं लगा सकते। यहाँ ज्ञान धीरे धीरे और झटकों में बढ़ता है। झटकों में मतलब? मतलब जब कोई बहुत बड़ी अप्रत्याशित घटना यानी ब्लैक स्वान सामने आती है, ये चीजें अक्सर भौतिक नहीं होती, ये सूचनात्मक ज्यादा होती हैं, जैसे कोई आइडिया या कोई टेक्नोलॉजी। यहाँ बेल कर्व काम नहीं करता। इसे मैंडल-ब्रॉटियन या फ्रैक्टल रैंडमनेस कहते हैं। तो संक्षेप में कहें तो मीडियोक्रिस्तान वो दुनिया है जहां औसत का राज है, चीजें ज्यादातर सामान्य और अनुमानित होती हैं। हाँ, सामूहिक, नियमित। और एक्सट्रीमिस्तान वो दुनिया है जहां चरम सीमाओं का राज है, एक अकेली घटना सब कुछ बदल सकती है और चीजें बेहद अप्रत्याशित होती हैं। बिल्कुल, एकल, आकस्मिक, अनदेखा, यहीं पर ब्लैक स्वान पनपते हैं। तालिब एक टेबल भी देते हैं जो इन दोनों दुनियाओं के फर्क को साफ करती है। लेकिन एक मिनट, क्या ये बंटवारा इतना साफ है? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि? हाँ, बिल्कुल सही पकड़ा। इसे भी प्लेटोनिफाई नहीं करना है। ये कोई पत्थर की लकीर वाला बंटवारा नहीं है, ये सोचने का एक तरीका है। मतलब ये कि एक्सट्रीमिस्तान में भी ग्रे स्वान हो सकते हैं। हाँ, मतलब ऐसी दुर्लभ घटनाएं जो थोड़ी बहुत अनुमानित हो सकती हैं, खासकर उनके लिए जो तैयार हैं और सही गणितीय तरीकों जैसे मैंडल-ब्रॉटियन रैंडमनेस का इस्तेमाल करते हैं। और मीडियोक्रिस्तान में भी ब्लैक स्वान आ सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। अगर हम खतरों को नजरअंदाज कर दें या गलत समझ लें, अगर हम ये मान लें कि कोई चीज मीडियोक्रिस्तान में है जबकि वो असल में एक्सट्रीमिस्तान का हिस्सा है, इसे तालिब टनलिंग कहते हैं। टनलिंग? हाँ, यानी अपनी सोच की सीमाओं के कारण अपनी बनाई हुई सुरंग में चलते हुए किसी बड़े खतरे के स्रोत को देख ही ना पाना। समझ गए। तो ये काफी गहरी बातें हैं इन पहले 3 अध्यायों में ही। इस पूरी चर्चा से हमने क्या खास सीखा? मेरे ख्याल से पहली बात तो ब्लैक स्वान की पहचान ही है, वो दुर्लभ, बड़े असर वाली अप्रत्याशित घटनाएं जिन्हें हम अक्सर घटित होने के बाद ही समझ पाते हैं या समझाने की कोशिश करते हैं। हाँ, दूसरी बात, वो 3 धोखे या पर्दे समझने का भ्रम, पीछे देखकर चीजों को आसान बनाना और तथ्यों या विशेषज्ञों पर या कैटेगरीज पर ज्यादा भरोसा करना, जो हमें दुनिया की असल अनिश्चितता को देखने से रोकते हैं। बिल्कुल। और तीसरी और शायद सबसे महत्वपूर्ण, मीडियोक्रिस्तान और एक्सट्रीमिस्तान का ये फर्क। हाँ, एक दुनिया औसत की, अनुमानित, दूसरी दुनिया चरम सीमाओं की, अप्रत्याशित, जहां स्केलेबिलिटी और टेक्नोलॉजी ने असमानता और सहयोग को बहुत बढ़ा दिया है। ये सब हमें याद दिलाता है कि हमारे ज्ञान की सीमाएं हैं। है ना? बिल्कुल। हमें विशेषज्ञों की भविष्यवाणियों पर, खासकर एक्सट्रीमिस्तान वाले क्षेत्रों में जैसे फाइनेंस, टेक्नोलॉजी, कला, राजनीति, आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए। याद रखना चाहिए कि जब ब्लैक स्वान की बात आती है तो विशेषज्ञ भी अक्सर उतने ही अनजान होते हैं जितनी हम सब। सही कहा। तो जाते जाते एक सवाल सबकी सोचने के लिए छोड़ते हैं। अगर हम ये मान लें कि हमारी समझ अधूरी है, कि इतिहास सीधी रेखा में नहीं चलता बल्कि छलांगे मारता है और बड़ी अप्रत्याशित घटनाएं कभी भी हो सकती हैं, तो इस सोच का असर हमारी अपनी जिंदगी में योजना बनाने, जोखिम का अंदाजा लगाने या कामयाबी को आंकने के तरीके पे कैसे पड़ना चाहिए? ये एक बड़ा सवाल है। इस पर विचार कीजिएगा। अगली बार फिर मिलेंगे।